भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? 48A, 51A, 56, 21। भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इन कर्तव्यों को जोड़ने के लिए अनुच्छेद 51A का निर्माण किया गया। इस अनुच्छेद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित था। क्या आपको पता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अमेज़न के जंगल उदाहरण हैं। ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन 2 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन 3 भूमध्य सागरीय वनस्पति, ऑप्शन 4 शंकुधारी वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जो उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। इन इलाकों में सूखा मौसम कभी नहीं होता और हर महीने औसतन 60 मिलीमीटर बारिश होती है। 60% अमेज़न जंगल ब्राज़ील में स्थित हैं। इसके बाद 13% जंगल पेरू और 10% कोलंबिया में पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगल और किन किन देशों में मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। दुनिया का सबसे ज़्यादा महकने वाला फूल कौन सा है? डूरियन, ब्लैक आयरनवुड, लिली या रिफ्लेशिया? रिफ्लेशिया इंडोनेशिया में पाए जाने वाला एक पौधा होता है। इसके फूल दुनिया में सबसे बड़े फूल के रूप में जाने जाते हैं। इन फूलों से सड़े हुए मांस की बहुत तेज गंध आती है। इस गंध से आकर्षित होकर इसके पास बहुत से जीव आते हैं जिससे इसमें परागण होता है। क्या आपको पता है कि भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्य या अरावली? 1600 किलोमीटर लंबी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट से नीलगिरी पर्वतमालाओं में मिलती हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम दोदा बेट्टा है। नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कुल 3 प्रमुख नेशनल पार्क मिलते हैं जो हैं मुदुमलाई, मुकुर्थी और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्या आपको पता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताएं। समुद्र में पाए जाने वाले हरे पेड़ मछलियों को सांस लेने के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि ऑप्शन 1 ये ऑक्सीजन देते हैं, ऑप्शन 2 ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ऑप्शन 3 ये दोनों देते हैं, ऑप्शन 4 ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पानी में और पानी के आसपास पाए जाने वाले पौधों को हम एक्वेटिक प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स या मैक्रोफाइट्स नामों से जानते हैं। ये पौधे पानी में रहने वाले जीवों को जगह, खाना और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम करते हैं। कुछ जलीय पौधे वातावरण में मौजूद प्रदूषकों को अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध करने का भी काम करते हैं। जलीय पौधों का उपयोग मनुष्यों द्वारा भोजन में भी होता है। इसके अलावा कुछ जलीय पौधों से पर्यावरण अनुकूल प्लास्टिक भी बनाया जा सकता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ किस देश में मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा संतुलित उर्वरक है? यूरिया, अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट, खाद? पौधों के विकास के लिए पौधों को मुख्य 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ये 3 तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। पृष्ठ में दिए गए पहले 3 विकल्प पौधों की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अगर बात करें कंपोस्ट की तो इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलाए जाते हैं, इसलिए ये संतुलित उर्वरक है। कंपोस्ट के अलावा बाजार में 10-10-10 उर्वरक भी आते हैं जिनमें तीनों पोषक तत्व बराबर मात्रा में मिलते हैं। क्या आपको पता है कि कंपोस्ट बनने के दौरान प्लांट और फूड वेस्ट से कौन सी गैसें निकलती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। सर्पेंटीना नामक पेड़ से मिलने वाली दवा रेस्प्राइन प्रयोग की जाती है। ऑप्शन 1 दर्द निवारक, ऑप्शन 2 उच्च रक्तदाब के इलाज के लिए, ऑप्शन 3 निम्न रक्तदाब के इलाज के लिए,
ऑप्शन 4 सूखा रोग के इलाज के लिए। सर्पगंधा या सर्पेंटिना नामक पेड़ से हमें रेस्प्राइन नामक दवा मिलती है, जिसका उपयोग कुछ और दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ उच्च रक्तदाब के उपचार के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में सर्पगंधा का उपयोग अल्सर, त्रिदोष और कीड़ों के जहर के उपचार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एंटीबैक्टीरिया के तौर पर भी होता है। रेस्प्राइन का प्रयोग अगर उचित मात्रा में और उचित ढंग से ना किया जाए तो इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। क्या आपको पता है कि सर्पगंधा के पेड़ हमें किन इलाकों से मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। एक पेड़ की 2 शाखाएं 2 तरह की सब्जियां, टमाटर और बैगन दे रही हैं, ये कैसे संभव है? ऑप्शन 1 संकरण से, ऑप्शन 2 एक पौधे की कलम दूसरे में लगाने से, ऑप्शन 3 प्राकृतिक चमत्कार से, ऑप्शन 4 ए और सी दोनों से। संकरण की प्रक्रिया में एक प्रकार के पौधे का दूसरे पौधे से लैंगिक प्रजनन कराया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद हमें जो बीज मिलता है उसमें दोनों पौधों के गुण होते हैं। संकरण का उपयोग केवल एक तरह के पौधे के विभिन्न प्रजातियों के बीच हो सकता है। उदाहरण के लिए आलू की 2 प्रजातियों के बीच। अगर एक ही पेड़ में 2 या 2 से ज़्यादा तरह के अलग अलग फूल चाहिए तो उसके लिए ग्राफ्टिंग या कलम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक पौधे की डाल को कलम करके दूसरे पेड़ में लगा दिया जाता है। क्या आपको पता है कि कलम कितने प्रकार की होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। नर्सरी के बोने वाले पौधे अक्सर प्रत्यारोपित करने के बाद अच्छे से नहीं बढ़ते हैं। ऐसा होता है ऑप्शन 1 नई मिट्टी में पर्याप्त मिनरल ना होने से, ऑप्शन 2 प्रत्यारोपण के दौरान जड़ों के रेशे नष्ट हो जाने से, ऑप्शन 3 जड़ नई मिट्टी में गहराई तक नहीं जा पाती है, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी वजहों से। बहुत सी फसलों, खासकर फलों की खेती और सजावटी फूलों और पौधों की खेती में यह बहुत ज़रूरी है कि पौधों को शुरू से ही ध्यान देकर उगाया जाए और बढ़ाया जाए। इस काम के लिए पौधों को शुरुआती दिनों से उन्हें नर्सरी में लगाया जाता है, लेकिन बाद में जब इन पौधों को प्रत्यारोपित करने की बात आती है तो ये अक्सर देखा जाता है कि प्रत्यारोपण के बाद पौधों का विकास कुछ रुक सा जाता है। ऐसा मुख्यतः पौधों की जड़ों के बारीक रेशों के नष्ट होने से होता है। क्या आपको पता है कि पौधों में कौन कौन सी मुख्य प्रकार की जड़ें होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सी फसल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है? कपास, गन्ना, चावल, गेहूं। पेड़ की पत्तियों पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी का थोड़ा हिस्सा ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर स्टोर किया जाता है। ऐसे पौधे या फसलें जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है उन्हें C4 पौधे बोलते हैं। ऐसे फलों में कुछ उदाहरण मक्का, बाजरा और गन्ना हैं। जिन फसलों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम होती है उन्हें C3 फसलें बोला जाता है। चावल, गेहूं, कपास, सोयाबीन आदि इसके उदाहरण हैं। क्या आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों के किस भाग में होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है बिना मिट्टी की खेती, पानी में आवास को पहचानना, पानी में रहने वाले जानवर, फूल आने की जापानी पद्धति। बागवानी की अनेक विधियों में से एक हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी का उपयोग करने के बजाय पानी का उपयोग किया जाता है। पौधों को जो भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो पानी में मिला दिए जाते हैं और पौधों की जड़ें इन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं। इस विधि से बागवानी में पानी की खपत कम हो जाती है। कहीं कहीं पर इस खेती के साथ मछली पालन भी किया जाता है। मछलियों का वेस्ट पौधों को पोषक तत्व देता है और इससे खर्च भी कम होता है। क्या आपको पता है कि वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लवक होते हैं ऑप्शन 1 एक तरह की मछली, ऑप्शन 2 पानी में डूबा प्लेटफॉर्म, ऑप्शन 3 पानी में तैरते जीव, ऑप्शन 4 पानी में रहने वाले जीव। प्लैंकटन या प्लवक मुख्यतः पानी में तैरने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, लेकिन कुछ प्लवक जिनको एरियो प्लैंकटन बोला जाता है हवा में भी तैरते रहते हैं।
ये सारे प्लैंकटन एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जा सकते, बल्कि ये पानी की धाराओं और हवा की मदद से ही विचरण करते हैं। पानी में पाए जाने वाले प्लवक बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ आदि परिवारों से आते हैं। ये जलीय पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये छोटी मछलियों के लिए आहार का काम करते हैं। क्या आपको पता है कि कोरल रीफ किन इलाकों में मिलती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हल्दी पेड़ के किस भाग से मिलती है? फल, तना, जड़ या फूल? हल्दी अदरक के परिवार से आने वाला सदाबहार पेड़ है। इसकी पैदावार के लिए 20 से 30 डिग्री का तापमान और अच्छी मात्रा में बारिश चाहिए होती है। पेड़ के जिस हिस्से से हमें हल्दी मिलती है उसे प्रकंद या राइजोम बोला जाता है। अगर देखा जाए तो प्रकंद एक तरह का तना होता है जो जमीन के भीतर रहता है। इस तने को खोदकर निकालकर उबाला जाता है और फिर सुखाने के बाद पाउडर में पीस लिया जाता है। क्या आपको पता है कि आलू और शकरकंद पौधों के किन भाग से मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। खाद्य फसलों की नई प्रजातियां पारंपरिक प्रजातियों से अलग होती हैं क्योंकि उन्हें चाहिए होता है। ऑप्शन 1 कम पानी, ऑप्शन 2 कम खाद, ऑप्शन 3 ज़्यादा खाद और पानी, ऑप्शन 4 कम पानी ज़्यादा खाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन पैदा करना पुराने तरीकों से संभव नहीं है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके फसलों की नई प्रजातियों को विकसित किया। ये नई किस्में पुरानी किस्मों के मुकाबले ज़्यादा खाद और पानी लेती थीं, इसलिए इनकी उत्पादकता भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। क्या आपको पता है कि विश्व और भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। एपीफाइट पौधे दूसरे पेड़ों पर निम्न में से किस चीज़ के लिए निर्भर रहते हैं? खाने के लिए, सहारे के लिए, छाया के लिए या पानी के लिए? एपीफाइट पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो किसी बड़े पेड़ की सतह पर उगते हैं। ये अपने पानी और पोषक तत्व की ज़रूरत हवा, बारिश या बड़े पेड़ पर जमे हुए धूल और दूसरी चीज़ों से करते हैं। इस तरह से ये बड़े पेड़ पर केवल एक सहारे के लिए ही निर्भर होते हैं। ये पौधे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल में विविधता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्या आप कुछ एपीफाइट पौधों के उदाहरण दे सकते हैं? घटपर्णी पौधों का घड़ा पौधे के निम्न में से किस भाग से बनता है? तना, पत्ती, स्टिप्यूल, डंठल? घटपर्णी पौधे एक तरह के मांसाहारी पौधे होते हैं। ये पौधे ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन की इस कमी को पूरा करने के लिए हजारों लाखों साल के इवोल्यूशन की वजह से इन पौधों की पत्तियां एक खास तरह के घड़ों के रूप में बदल गई हैं। जब भी कोई कीट इन घड़ों पर आकर बैठता है तो उसके प्रेशर की वजह से घड़ा बंद हो जाता है और इस बंद हुए कीट को पौधा एंजाइम की मदद से पचाकर अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। क्या आपको पता है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मिलता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मिल्पा, रोका और लदांग निम्न में से किस चीज़ के प्रकार हैं? ऑप्शन 1 स्थानांतरण कृषि, ऑप्शन 2 खानाबदोश पशुपालन, ऑप्शन 3 अफ्रीकी देशों में कृषि, ऑप्शन 4 उत्तर भारत की मिश्रित कृषि। सब सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका के देशों के कुछ इलाकों में खेतों पर कुछ सालों के लिए खेती की जाती है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस तरह की खेती को स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। स्थानांतरण कृषि को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं। इंडोनेशिया में इसे लदांग, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा और ब्राज़ील में रोका बोला जाता है। क्या आपको पता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में इसे किस नामों से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। केसर बनाने में पेड़ के निम्न में से किस भाग का प्रयोग किया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, पुष्प बाह्यदल, स्टिग्मा? अपनी खुशबू और रंग के लिए जाने जाने वाला केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। विश्व में साल भर में इसकी पैदावार केवल 300 टन के करीब है।
भारत में इसकी खेती कश्मीर के करेवा क्षेत्र में की जाती है और भारत केसर के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। केसर एक सदाबहार पौधा है जिसमें पतझड़ के मौसम में फूल आते हैं। केसर को इकट्ठा करने के लिए फूल के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र वाले हिस्से को तोड़कर सुखाया जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर किस देश में पैदा किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस देश में स्थित है? कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्राज़ील। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान 1872 में स्थापित होने वाला दुनिया और अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 9000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान अपने कई तरह की पारिस्थितिकी तंत्रों और भूगर्भीय क्रियाओं के लिए जाना जाता है। इसको 1978 में यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर घोषित किया गया। यहाँ पर स्थित येलोस्टोन झील उत्तरी अमेरिका की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। यहाँ पर येलोस्टोन काल्डेरा भी है जो उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े ज्वालामुखी में बना है। क्या आपको पता है कि काल्डेरा झील क्या होती है और कैसे बनती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्यूगा घाटी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। 1970 के दशक में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत में जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा की जगहों की खोज चालू की और कुल 7 जगहों को पहचाना। इन जगहों में सबसे उपयुक्त जगह हिमालय में लद्दाख के पास स्थित प्यूगा घाटी थी। एक अनुमान के अनुसार इस घाटी में पूरे जम्मू कश्मीर की ज़रूरत का 40% बिजली अकेले पैदा करने की क्षमता है। अभी फिलहाल इस घाटी में एक जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगाने की बातें भी चल रही हैं। क्या आपको पता है कि भारत में प्यूगा घाटी के अलावा और किन किन जगहों पर जियोथर्मल ऊर्जा मिलने की संभावना व्यक्त की गई है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा पौधा जल प्रदूषण को कम करने के साथ ही साथ बायोगैस बनाने में भी सहायक होता है? यूकेलिप्टस, जलकुंभी, साल्विनिया, कमल। जहाँ तक बात आती है बायोगैस की, तो किसी भी तरह के पौधे को बायोगैस बनाने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन प्रकृति में कुछ खास तरह के पौधे या अन्य जीव होते हैं जो अगर किसी जगह पर उगते हैं तो उनका कुछ खास मतलब होता है। उदाहरण के लिए लाइकेन और मॉस प्रदूषण की अधिक मात्रा को बताते हैं। इसी तरह जलकुंभी भी अक्सर उन्हीं जगहों पर ज़्यादा उगती है जहाँ पर हैवी मेटल ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ये केवल हैवी मेटल की ज़्यादा मात्रा को बताती ही नहीं है बल्कि उसे सोखकर कम करने में भी सहायता करती है। क्या आपको पता है कि यूकेलिप्टस के तेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा पेड़ नाइट्रोजन का नियतन करता है? चावल, गेहूं, मटर, मक्का। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस बहुत स्थायी अवस्था में पाई जाती है। स्थायी नाइट्रोजन को ऐसे कंपाउंड में बदलने की प्रक्रिया जिससे कि पेड़ उन्हें आसानी से ग्रहण कर सके नाइट्रोजन फिक्सेशन या नियतन कहलाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया मिट्टी में पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जीव करते हैं जिन्हें डायज़ोट्रोफ्स कहते हैं। कुछ पौधे, खासतौर पर दाल की प्रजाति के पौधे, मिट्टी में मौजूद इन जीवों के साथ सहजीवन करते हैं। चूँकि मटर दाल की प्रजाति का पौधा है, इसलिए इनकी जड़ों में मौजूद बैक्टीरिया नाइट्रोजन का नियतन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लोरोफिल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला किलेट है जिसमें मुख्य धातु होती है मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम, लोहा। क्लोरोफिल पौधों और एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरे रंग का पिगमेंट होता है। ये सूरज से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करता है और इस अवशोषित प्रकाश के उपयोग से पौधों के लिए भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। क्लोरोफिल के ए, बी, C1, C2, D और F जैसे कई प्रकार होते हैं। वैसे तो ये सभी प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें मुख्य धातु एक ही होती है और वो है मैग्नीशियम। हरे पेड़ों के क्लोरोफिल के 2 प्रकार A और B ही मिलते हैं। बाकी के प्रकार एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं।
क्या आपको पता है कि क्लोरोफिल शब्द किस भाषा से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है और प्रकृति में नहीं पाया जाता? बौना गेहूं, संकरित मक्का, ट्राइटिकेल, सोयाबीन। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से नई प्रजातियां तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या होगा जब पूरी तरह अलग अलग पौधों को क्रॉस किया जाए? पोलैंड और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में अच्छी उत्पादकता के लिए गेहूं और बीमारियों से लड़ने की अधिक क्षमता के लिए राई के पौधों को क्रॉस करके एक नई प्रजाति तैयार की। इस प्रजाति का नाम गेहूं और राई के वैज्ञानिक नामों को मिलाकर ट्राइटिकेल रखा गया। आज व्यावसायिक स्तर पर इस फसल का उत्पादन पोलैंड, जर्मनी, बेलारूस, फ्रांस और रूस में किया जाता है। क्या आपको पता है मटर के पौधों का संकरण का प्रयोग किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। नीम के पेड़ की औद्योगिक महत्वता बढ़ी है क्योंकि ये स्रोत हैं। ऑप्शन 1 जैविक कीटनाशक और प्रजनन क्षमता विरोधी तत्व का। ऑप्शन 2 प्रजनन क्षमता विरोधी तत्व, जैविक खाद और कैंसर रोधी दवा का। ऑप्शन 3 जैविक खाद, जैविक कीटनाशक और प्रजनन क्षमता विरोधी तत्व का। ऑप्शन 4 कैंसर रोधी दवा, जैविक कीटनाशक और जैविक खाद का। हरित क्रांति आने के बाद फसल बढ़ने के साथ ही साथ किसानों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक तत्वों जैसे रासायनिक खादों, कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग बेतहाशा बढ़ गया है। लेकिन हाल ही के वर्षों में किसानों के बीच नीम का प्रयोग करने की जागरूकता के अभियानों में भी तेजी आई है। नीम में पाए जाने वाले सलानिन और एज़ोडिरेक्टिन बहुत ही अच्छे किस्म के प्राकृतिक कीटनाशक और प्रजनन क्षमता विरोधी तत्व हैं। इसके अलावा सरकार यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया भी लाई है। क्या आपको पता है कि जैविक खेती में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? कमेंट बॉक्स में बताएं।